अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। हफ्ते का पहला दिन और शुरुआत हो रही है जी जोशानदा से। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे और इसके अलावा भी मैसेजेस भेजे। जी हाँ, एक नेशनल न्यूज़ बन गई है कि मेरा गला आजकल सही नहीं है और आप में से कई लोगों ने रेमेडीज़ भी भेजी, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ गुड ओल्ड जोशानदा, आप इसको कोई भी मशकूक मशरूब ना समझें, लेकिन बहरहाल दिन का आगाज़ इसी दुआ से करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नया दिन शुरू हुआ है और ये हफ़्ता भी आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और खुशखबरियाँ लेके आए। अब ज़रा नज़र डालते हैं जी आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है। आई फील कि दुनिया में कुछ भी हो, मौसम जैसा भी हो, दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह अटक गए हैं जहां आपके जहन में बहुत सारी उलझनें हैं, तो उसको सॉल्व करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अक्सर ज़िंदगी में किसी सुपर हीरो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि कोई शहज़ादा या शहज़ादी आएगा, कोई हमें समझेगा, कोई हमारी बातों को सुनेगा। आपको सबसे ज़्यादा उस शख्स से मोहब्बत हो जाएगी और इस मोहब्बत की वजह से आपके तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि वो शहज़ादा, वो हीरो, वो सुपर हीरो कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपको अपना ख्याल रखना है और यकीनन अगर आप एक डार्क थॉट वाली जगह पे फंस गए हैं, अगर आप मनफी सोच का शिकार हो गए हैं, तो इस सोच को बदलना आप ही का काम है। जिस तरह हम अपने इमेज की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान के इमेज का हवाला दिया जाए, हम अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-20 सालों से इंटरनेशनल न्यूज़ में जब भी पाकिस्तान का जिक्र आता है तो कोई ना कोई मनफी खबर होती है। अब हम उसमें बदलाव की कोशिश कर रहे हैं और हमारी यानी मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि आपके पास हम पॉजिटिव स्टोरीज़ लेके आएँ। तो यकीनन हर माशरे की तरह हमारे माशरे में भी कमियां हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको नहीं होना चाहिए, लोगों के रवैयों में मस्बत तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा तो कुछ इंसिडेंट्स को हम इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करें कि लोगों का दिन भी ख़राब हो जाए, आपके दिल में भी मलाल हो कि भाई हो क्या रहा है इस माशरे में। आपको एक तरह से बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो कमेटी थी उसका दोबारा इजलास बुलाया पिछले हफ्ते और बातचीत यही हुई कि कुछ चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि APS के दर्दनाक वाक़ये के बाद पूरी कौम ने मिनहसल कौम हमने ये एक तहैया किया कि हमें एक नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है, और उसमें जो नुकात थे, माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से कईयों पे हमने बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं देखी। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में हम सब बात करना चाहेंगे वो यकीनन नफ़रत अंगेज़ी है। जब आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जब अपने हालात से खुश नहीं होते, जब आपका फोकस महरूमियों पर होता है, तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स को, ऐसे आउटफिट्स को पनपने का मज़ीद मौका मिलता है। लेकिन वज़ीर आज़म ने इसके ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त एक्शन का ऐलान किया है। कई आउटफिट्स जिस तरह के आप जानते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिनके ताने बाने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, उनको बैन भी किया गया है। साथ ही साथ बहैसियत माशरा हमें अपने इर्द गिर्द नज़र डालनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि चलती हैं, लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो क्या हुआ अगर एक ख़ास मसलक को एक उसकी शबी बना दी जाए। लेकिन अगर ये शबी कैरिकेचर है और लोगों के दिलों की आज़ारी होती है और साथ साथ उनका एक ऐसा इमेज बनता है जो उनको दूसरी तरफ धकेल रहा है, जो उनको एहसास महरूमी का शिकार कर रहा है, तो हमें अपने रवैयों को बदलना चाहिए। और जो मुदब्बराना सोच हमारे सियासी रहनुमाओं की होनी चाहिए, वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि अपनी सियासत के लिए वो नेशनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बिल्कुल बालाए ताक रख देते हैं, और यही अभी हमारे सामने सिचुएशन है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये जो हमारी नेशनल क़यादत है, ये हमारे एक्चुअल जो रियल मसाइल हैं कि पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का बढ़ना और कुछ तबकों का ये महसूस करना कि वो महरूम हैं, उसको एड्रेस कर पाएगा। अच्छा जी, अगेन वी विल मूव टूवर्ड्स द 10 o'clock डिस्कशन। आज का जो हमारा बिग डिस्कशन हो, हम फिर से बात करेंगे जी घरेलू मसाइल के ऊपर, क्योंकि ये जो घर का यूनिट होता है ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक इंसान की दुनिया यही है। आप बेशक गूगल मैप्स की बात करें, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, दुनिया में रद्दो बदल, अमेंडमेंट करें जी कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन हमारे घरों के अंदर जो सियासत चल रही है, जो पावर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वो हमें कितना हेल्प या फिर हमें कितना डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमने आज तक बहुत सारे रिश्तों की बात की है। हमने बात की है जी सास के बारे में, हमने बात की है हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, और हमें एक कॉलर ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि क्यों ना हम फादर इन लॉ की भी बात करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है एक बेचारा खामोश कैरेक्टर होता है फादर इन लॉ का।
घर में जंग छिड़ी हुई है, पानीपत का मैदान बना हुआ है, लेकिन वो बेचारा खामोश है और सबसे ज़्यादा वाइजली मुदब्बिराना तौर पे अपनी चीज़ों को संभाले हुए है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा वाइज वही होता है, बिकॉज उसको अपनी बीवी का भी पता है, अपने बेटे का भी पता है, और फिर बाहर की दुनिया से वाकिफ़ होने की वजह से वो रिश्तों को बेहतर संभाल सकता है। तो ऐसे एक यूनिट में एक फादर इन लॉ का क्या किरदार हो सकता है, आज इस पर बात करेंगे जी। लेकिन वो होगा 10 बजे, उस वक्त आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा जहनी सुकून का जिक्र करेंगे। ये जो हमने कहा ना जी, मेंटल एंजाइटी, कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश क्यों नहीं हैं, तो इस पर ज़रा सी रोशनी डालेंगे और आपको देंगे कुछ टिप्स खुश रहने के लिए। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ये देखें, ये होती है साजिश। मैं पी रही हूँ जी जोशांदा, और मेरे साथ पड़ा हुआ है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये जूस भी रखा हुआ है किसी ने, ताकि ये जो गला जो थोड़ा बहुत आपको सुनाई दे वो भी चली जाए। लेकिन पर्सपेक्टिव्स की बात होती है जी, मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आज भी आप नहीं भूले कि आपने मुझे जूस देना है। हम बात कर रहे थे जी ब्रेक पे जाने से पहले मेंटल हेल्थ के बारे में। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और अब तो पूरी दुनिया में जिस तरह हम बाकी चीज़ों के लिए, अगर खुदा न खास्ता हमारी तबीयत ख़राब हो जाए या हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं काम से। वेस्ट में हमने ये देखा है कि अब लोग एक्चुअली अपने मेंटल डे, अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी दे कैन यूज़ इट एज रीज़न टू टेक अ डे ऑफ। अभी तक हमारे माशरे में हमने उसको वो दर्जा फिर भी नहीं दिया है। हमें लगता है कि अगर कोई जहनी दबाव का शिकार है तो हम उसको फौरी तौर पे ये मशवरा देते हैं कि अपने जहन को इधर से हटा के कहीं और लगाने की कोशिश करो, इसके बारे में सोचो मत। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ भी सोच सकते हैं लेकिन सेब के बारे में मत सोचिए, तब आपके जहन में अचानक से वो सेब की जो शक्ल है वो बिल्कुल वाजे आ जाएगी, एंड यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग बट द एप्पल। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम। अगर कोई शख्स ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए। और ये खुदा न खास्ता पहले ही स्टार्ट से हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोई नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन अपनी नफ्सियात को, अपने आप को, अपनी खुदी को, अपने ख्यालात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज इसी हवाले से बात करेंगे जी। और हमारे साथ मौजूद हैं अतिया नकवी, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उनसे जानेंगे कि व्हाई इज़ इट कि हमारी सोसाइटी में जब स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इतना बढ़ता चला जा रहा है, वी स्टिल डोंट recognize it as something that we need to behave to. So thank you so much Atiya for being here and a very good morning to you. सबसे पहले मुझे बताइएगा कि you've been observing so many people. अभी भी हमारे जहनों में शायद ये ख्याल है कि एक मखसूस तबका है, ख़वातीन की एक certain personality trait होती है, या शख्स अगर किसी ख़ास हालात से गुजरे तभी उसको mental stress होता है। Isn't it more prevalent than that? Absolutely it is. Actually अब पूरी दुनिया में 21वीं सदी की जो बीमारी है जिस पे पूरी दुनिया जिस पे फोकस करिए वो मेंटल हेल्थ है। जिस्मानी अमराज पे बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, कोई भी ऐसा मर्ज़ हम नहीं समझते जो रह गया है। बट अब इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और जैसे कि आपने कहा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि सेब के बारे में मत सोचो तो सब सेब के बारे में सोचेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इट्स नॉट बीइंग एड्रेस्ड। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हमारे जैसे ममालिक में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी कि नफ्सियाती बीमारी अगर है भी तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिस तरह जिस्मानी बीमारी में कोई शर्म की बात नहीं है, उसी तरह नफ्सियाती बीमारी भी बीमारी आती जाती है, और ये उसको एड्रेस करें तो स्ट्रेंथन होती है। आप जैसे मेरा कहने का मकसद, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वी शुड डीस्टिग्मेटाइज इफ़ एनीबॉडी हैज़ अ मेंटल हेल्थ इशू। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह अगर मौसम बदलता है और हम कहते हैं कि जी सर्दी अगर बढ़ गई तो अपने आप को, अपने फिज़िकल हेल्थ के लिए आप अपने आप को ढांपें, गर्म कपड़े पहने। बिल्कुल उसी तरह जब आपको वो हल्की हल्की सर्दी लग रही है, अभी नज़ला नहीं हुआ है, तो वो जो हल्के हल्के आसार है, जब आपको लगे कि मैं सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या समथिंग इज नॉट फीलिंग राइट, आई थिंक दैट इज व्हेन इट नीड्स टू बी एड्रेस। हम करते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम खुद भी नहीं करते, और हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बहुत नामसाइद होता है। इर्द गिर्द के माहौल में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इसी तरह हमें बर्ताव करना है। सही। बेटी, बीवी, शौहर, हुएवर, कि उनका एक मखसूस सा खाका है और उससे आप
हट नहीं सकते हैं, अगर नौकरी पे हैं तो मखसूस सा खाका है, लेकिन मूड्स या जो भी हमारे जहन का मौसम है वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रह सकती। अच्छा आतिया, एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग आई लर्नड, एंड हम सब ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुजरने के बाद इसको बाय एक्सपीरियंस सीखते हैं। आपको लगता है जो भी आपने तवक्कुआत का जिक्र किया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, एट टाइम्स हम अपने आप को खुद एनजाइटी में, जहनी तनाव में मुब्तला करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो एक सर्टन तरीके का रवैया रखें, उनका बर्ताव ऐसा हो तो ये माहौल साजगार होगा मेरी अच्छी सेहत के लिए। तो एक तरह से वी आर गिविंग अप आवर कंट्रोल एंड आवर पावर टू अदर पीपल, जो हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये हुआ कि जैसे ख़वातीन हैं, वो कहती हैं कि जी अगर हमारे मर्द या हमारे हस्बैंड्स इस तरह बिहेव करेंगे तब तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो ऐसे बिहेव नहीं करते इसलिए मुझे स्ट्रेस होता है। इसके लिए आप क्या रेमेडी देंगे? आपने बहुत अच्छी बात की है, सेल्फ रिलायंट की तरफ आप ले जा रही हैं कि दूसरों से तवक्का रखने के बजाय या माहौल से तवक्का रखने के बजाय हम अपने ऊपर काम करें। तवक्कुआत भी हमने सीखी होती हैं, जिस तरह मैं और आप उर्दू ज़बान में बात कर रहे हैं या जो भी, ये मखसूस बर्ताव या बिहेवियर्स, दीज आर लर्नड बिहेवियर्स, राइट। सो वी ग्रो अप इन अ वेरी एक्सपेक्टेंट, हाईली एक्सपेक्टेंट सोसाइटी, एंड आई वांट टू से दिस राइट नाउ कि ये एक तो घर का माहौल होता है और उसमें हम इतने, घर का माहौल होता है, घर में सब रिलैक्स्ड होते हैं जिस तरह जो बर्ताव हो रहा हो, बट हमारे स्कूल्स देखें, मेंटल हेल्थ का ऑनसेट आमतौर पे टीन ईयर्स में होता है, 14-15 साल की उम्र से, और बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल एज होती है। बचपन में भी होती है, थियोरीज कहती हैं कि पहले 5 साल में हो जाता है, लेकिन उस पर काम किया जा सकता है। जो हमारे स्कूल्स हैं, घरों के अलावा स्कूल्स का, अगर आप कोई मिशन स्टेटमेंट रह नहीं गया, नंबर अच्छे आए, ये एक्सपेक्टेशन ही की बात है ना। फिलॉसफी ऑफ द एनवायरनमेंट क्या हो रही है, सही कि हम लोगों बच्चों को बस एक इंफॉर्मेशन का डंपिंग ग्राउंड बना लिया है। यू जस्ट गिविंग देम सो मच इंफॉर्मेशन, और ख़ास तौर पे आप उनको नॉलेज देते जा रहे हैं, सो दैट ऑल दे डू इज दे परफॉर्म वेल इन एन एग्जाम। यस, सो द परफॉर्मेंस एंजाइटी इज इंड्यूस्ड एट अ वेरी अर्ली ऑन एज, एंड बात यह है कि हो सकता है कि घर में तो माहौल ऐसा हो, माँ को इतना पता नहीं है, बहन भाई जो, बट स्कूल जो है वो पूरे माशरे की एक बुनियाद होते हैं। और हमारे स्कूल्स, एलीट स्कूल से लेके अब छोटे गवर्नमेंट स्कूल्स का तो कहना ही क्या, नीचे से तो कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, मारपीट भी है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या गुनाह वो बच्चे कर रहे होते हैं या क्या बुराई होती है कि उन पे इतनी सख्ती, इतना स्ट्रेस, और फिर वही। अच्छा, मुझे आपकी मेरे ख्याल में देयर आर सो मनी एंगल्स टू इट, लेकिन कमिंग बैक टू सेल्फ रिलायंस, जब मैं कहूँ कि मैं अपने ख्यालात का, अपने मूड्स का मैं ज़िम्मेदारी खुद लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या टिप्स होंगी अतिया? क्योंकि हम लोग ना, ट्रिगर पॉइंट्स हमारे बहुत सारे हैं। हमें लगता है कि जो ना हमारी वालदा का हमारे साथ ये बिहेवियर होना चाहिए, हमारे बॉस का ये दोस्त है, फॉर एग्जांपल जो आपने टीनेज का जिक्र किया, टीनेज में लोगों के बेहतरीन दोस्त या बेस्ट फ्रेंड्स या ग्रुप बनता है। अब उस ग्रुप ने अगर आपके बगैर कोई प्लान बना लिया, या आपकी दोस्त ने आपसे बात नहीं की, किसी बात में आपका मशवरा नहीं लिया, तो आप बड़ी ये चीज़ें दिल पे ले लेते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू आर रिकमेंडिंग कि पीपल शुड बी सेल्फ रिलायंट, अपने मूड के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, अपने आप को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या करें? यानी वो बिल्कुल ही डिटैच हो जाएं, अलूफ हो जाएं? नहीं, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, जो अब दुनिया में इतनी मशहूर हो रही है, वो क्या है? वो ये नहीं है कि आप अपने किसी भी इमोशन को दबा दें, सही, लेकिन उसके ऊपर मैनिफेस्ट भी फ़ौरन ना कर जाएं। गुस्सा आ रहा है तो आप अपने आप से पहले तो अवेयर हों, मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, व्हाट डू आई वांट टू डू अबाउट इट। अब उसके बाद चाहे आप पानी पिएं, चाहे आप वहाँ से उठ के थोड़ी देर चले जाएं। जब हम दबाते रहते हैं गुस्से को या किसी भी अच्छे इमोशन को दबाने की ज़रूरत नहीं होती, नेगेटिव्स को ही हम दबाते हैं, तो वो अंदर लावे की तरह जमा होता रहता है और फिर वो फटता है। और अगर कभी फटता नहीं है तो फिर वो आपके जिस्म को सोमैटिक सिम्टम्स की सूरत में भी अटैक कर सकता है, या किसी क्रॉनिक बीमारी की तरफ ले जा सकता है, ज़हनी या जिस्मानी बीमारी की तरफ ले जा सकता है। तो मैंने, और आई रियली वांट टू से दिस, कि अपने किसी भी इमोशन का एहसास करें
और फिर अपने आप को जगह दें कि अच्छा हाउ डू आई वांट टू डील विद दिस राइट नाउ इन अ लविंग मैनर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अतिया आपकी बात को मज़ीद बिल्ड करना चाहूँगी। अक्सर आप ये देखें कि अगर कोई कहता है ना मेरा मूड बड़ा ख़राब है या आज मेरा मूड अच्छा नहीं हो रहा, क्या आप जानते हैं कि अक्सर लोगों को जब प्रोब किया जाए तो उनको यही नहीं पता कि वो इमोशन उस वक्त क्या है। क्या आपको उलझन हो रही है, क्या आपको गुस्सा आ रहा है, क्या आपको रोना आ रहा है, क्या आपको तकलीफ़ हो रही है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपने अपने इमोशंस को इस हद तक इग्नोर किया हुआ है कि आपको पता ही नहीं अब इस फीलिंग का नाम क्या है। बिल्कुल, ये एक्चुअली है क्या। हाँ। तो अतिया एक इसके अंदर जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एंड यू नो बिकॉज वी कंडक्ट वर्कशॉप्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल, एक आप लोग एक्सरसाइज बताते हैं रीफ्रेमिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव की। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को वो आप ज़रूर सिखाएं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत उदास है तो पहले तो हम कहते हैं ना उसको भड़ास निकालने दो, लेकिन जब वो बात कर रही या कर रहा होता है तो हमें नज़र आ रहा होता है यार ये बहुत सेल्फ ब्लेम की तरफ या माशरे को ब्लेम करने की तरफ जा रहा है। एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है जिसमें आपने समझ लिया है कि ABCD शख्स मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। अब इस पर्सपेक्टिव को रीफ्रेम कैसे किया जाए? सिद्रा, सो इफ़ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, आप ये चाह रहे हैं कि उसका पर्सपेक्टिव जो है वो शायद बहुत डार्क है या ब्लेमिंग है, इसको ज़रा रोशनी की तरफ कैसे रोशनी की तरफ धकेलना है। हाँ जी। जब आप उसको कुछ बताने जाएंगी तो वो ये सोचेगा कि मेरी बात समझ नहीं आ रही इनको। ठीक है, अगर आप कहेंगे इसको ऐसे देख लो वैसे देख लो जो भी कर लो, सो द पर्सन इज गोइंग टू प्रोबेबली थिंक कि जी ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे, वो इनको समझ ही नहीं आ रहा, मेरी बात समझ ही नहीं। सही। सो द बेस्ट वे टू educate is by questioning, seeming interested, and you would know better than I how you can lead questions. So, सवालात कीजिए दिलचस्पी के साथ। सवालात के ज़रिए आप अपना नुक्ता नज़र ज़्यादा वाज़े कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ठूसें अपनी, नहीं ऐसे नहीं सोचो ऐसे सोचो, के बजाय अच्छा तो वाकई तुम्हें बहुत उदासी होती है, कब से होती है। जब आप उसमें दिलचस्पी लेंगी तो जो शख्स है वो अपने आप पे गौर करेगा। ये कितनी आपने अच्छी बात की कि अक्सर जब हम कहीं फंस जाते हैं, ऑल वी वांट टू डू इज़, कभी कभार हमें ये भी नहीं चाहिए कि कोई आके हमें सोल्यूशन दे। ऑल वी वांट टू डू इज़ बी हर्ड, कि हमारा पर्सपेक्टिव कोई सुने। लेकिन यहाँ उन लोगों के लिए कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा भरोसेमंद मेंटोर नहीं भी है तो आपकी डायरी आपकी मेंटोर होनी चाहिए। अक्सर जब हम अपने ख्यालात को सोचते हैं तो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बड़ा तेज़ी जा रहे होते हैं। आप अपने ख्यालों को जब लिखना शुरू करेंगे यू विल रियलाइज़ हाउ थेरेप्यूटिक इट इज़। यानी ये बड़ी पुरानी प्रैक्टिस लगती है। एक ज़माने में अतिया लोग डायरी लिखा करते थे, तो यही बात होती थी, आप खुद अपना जब मजमून पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आएगा यार ये मैंने कैसी बात की है, लेकिन उस वक्त आप जज्बाती होते हैं। उन जज्बात को एक आउटलेट चाहिए, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात की कि उसको लावे की तरह ना पकने दें। आप अपने जहन को जब खुद क्वेश्चन करेंगी, मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी ने कोई बात कही और आपको गुस्सा आया, अब आप रादर देन कि आप गुस्से में रिएक्ट करें, आप उसको लिख लें, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन करें। कभी कभी याद रखें कि आपका जहन, आपकी लॉजिक आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, आपको एक ऐसा मंजर भी दिखा रहा होता है जो शायद हकीकत ना हो। जी हाँ, तो अतिया जब हम अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बदगुमानी आती है ना कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि मुझे चीट कर रहा है, या ये शख्स मुझे पसंद ही नहीं करता तो मुझे गिराना चाहता है, ये हमारी इनसिक्योरिटी होती है। जब हम उस इमोशन के साथ बैठें और हम कहें कि नहीं भाई मुझे खौफजदा होने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो आई एम ऑल राइट, ये पर्सन, ये मेरी वालदा है या ये मेरा ऐसा रिश्ता है जो मेरे साथ बहुत मुखलिस है, इस तक का सफ़र कुछ लोगों के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है? इस तक का सफ़र इसलिए मुश्किल होता है सिद्रा क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी जो है ना वो बग़ैर गौर व फिक्र के गुजार रहे होते हैं। राइट। और बहुत शुरू से हमें अगर ये बताया जाए कि हमसे पूछा ज़रूर जाता है तुम क्या बनना चाहते हो, बट इट्स मोर ऑफ एन एक्सटर्नल क्या बनना चाहते हो, बट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू वांट टू बी। राइट। व्हेन यू हैव अ rough and dirty idea, I want to be a nice, compassionate, loving person, इन ये अल्फाज पे गुफ्तगू ही नहीं होती। सही। जब आपके अंदर एक ये एहसास होता है मैं ऐसा इंसान, रोल मॉडल भी हो सकता है मुझे फलां की जैसा होना है, फिर जब आपको गुस्सा आ रहा है और जैसे आपने कहा लिख रहे हैं, लिखने में आप लिखें मेरा दिल चाह रहा है मैं उनका सर फाड़ दूँ, बट इज दिस हु आई एम? नहीं, सर नहीं फाड़ूं, मैं ऐसा कर, तो जब बातचीत बंद कर दूंगी, बातचीत मैं कल बात नहीं कर रहा। सो ये वो चीज़ होती है कि आपका एक अपने जहन में खाका ज़रूर होना चाहिए कि मैं हूँ कौन।
देखिए स्ट्रेट ट्रू टू दैट एसेंस एंड यू देन स्टे फोकस। अगर मैंने मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया है तो मैं जाके फिर मेडिकल की पढ़ाई में नहीं बैठ जाऊंगी, मैं उसी अपनी क्लासेस में जाऊंगी। तो मेरा अगर एक आउटकम गोल ओरिएंटेड ज़िंदगी है कि मुझे ऐसा इंसान बनना है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर मेरे पास एक रफ एंड डर्टी आइडिया रहेगा। लेकिन अगर मेरा फोकस अपने आप की रॉ में बहे चले जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं हमने जाना और देखिए हमारा फोकस अपने आप से हटके दुनिया की तरफ रहता है। इन्होंने ये कहा, ट्रैफिक इतनी हो गई, तो हम तो गायब हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक इफ़ यू वांट टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन वो ये है कि अपनी जो ताकत है, अपना जो कंट्रोल है, ज़िंदगी की स्टेयरिंग व्हील में रखें, वो किसी और के हाथ में ना दें कि जी हालात अच्छे नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, फलाने दिन बारिश हो गई थी तो ये ना हो सका। आप जो खुद कर सकती हैं, अपना जहन, अपने जो एक्शंस हैं, उस पर आपका मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। थैंक यू सो मच अतिया फॉर हैविंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट कैप्सूल कॉन्वर्जेशन। एक फायर साइड चैट थी, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले एपिसोड्स में भी हम मेंटल हेल्थ पे अपनी बातचीत ज़रूर जारी रखेंगे। आपकी इसके बारे में कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चंस है तो मुझे ज़रूर ट्विटर पे भेजिए @सिद्रा इकबाल। अभी लेते हैं एक छोटा सा, बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मेंटल हेल्थ के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो हम ख़बरें देखते हैं और ख़ास तौर पे उसमें इतनी नेगेटिव स्टोरीज़ क्योंकि बिल्डअप हो रही होती हैं, उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। हम दुनिया का हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन बहरहाल जी इससे अलग भी नहीं रहा जा सकता। ख़ास तौर पर नज़र डालते हैं पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र पर। एक ज़माने में सिर्फ दो ही जमातों को एक दूसरे का हरीफ समझा जाता था। 2 पार्टी पॉलिटिक्स मेनली मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी पाकिस्तान की, जिसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की बात करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से लोगों के जहनों में सवाल हैं। अगर हम ये कहें कि जो उनका नज़रिया था वो विद टाइम इवॉल्व किया है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आज की जो नौजवान क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शक्ल में, क्या उसमें यानी उनको वो प्रॉमिस नज़र आ रहा है जिसका हमेशा से दावेदार रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? एक सेंटर लेफ्ट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है और इसमें हमेशा बात की गई है रवादारी की, एक टॉलरेंट माशरे की। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि जो कारकर्दगी इनकी होनी चाहिए खुसूसन सूबा सिंध में वो नहीं है। कुछ लोगों का जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनका ये भी मानना है कि एक नेशनल लेवल की पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिंध तक मुहित होकर रह गई है। मौजूदा सूरत हाल में भी हमने देखा कि नैब केसेस और अदालतों पर एक तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, उस पर इख्तिलाफ रखते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा कि वो ट्रेन मार्च करेंगे। सवाल लोगों ने ये भी उठाया कि सिर्फ कराची से लाड़काना तक ही ये ट्रेन मार्च क्यों? तो जी क्या देखते हैं हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पॉलिटिकल फ्यूचर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाला फ्यूचर, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट नज़ीर लगा। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं कि अगर मैं कैंपेन ट्रेल की तरफ देखूँ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक बड़ा ही मुदब्बिराना, एक बड़ा ही मैच्योर पॉलिटिकल स्टांस नज़र आ रहा था। लोगों ने जो उनकी पार्लियामेंट की फ्लोर की पहली स्पीच थी उसको भी बहुत सराहा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तानी सियासत पे ब्रांड बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो किस तरह आपको उभरता हुआ नज़र आ रहा है? बिलावल अपने नाना के स्टाइल के साथ यहाँ ट्रेन में बैठकर रवाना हुए और उन्होंने तो कभी इतना वक्त नहीं लगाया था जितने वक्त में ये पहुँचे हैं। कोई तकरीबन 36 घंटे का, बल्कि इससे ज़्यादा 40 घंटे के करीब इन्होंने सफ़र किया है और लगातार सफ़र किया है। और इन्होंने जहाँ जहाँ गए हैं जो क्राउड था, उससे पहले मैं देख रहा था एक और क्राउड देख रहा था, JUI के जो यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके क्राउड भी हम देख रहे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर एक बार साबित किया है कि वो एक बड़ी पार्टी है और जब पंजाब में निकलेंगे तो भी साबित होगा कि वो एक बड़ी पार्टी अब भी अपने पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ, पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिविटी के साथ, पाकिस्तान की मारूजियत के साथ अब भी पीपल्स पार्टी रिलेवेंट है।
अच्छा, जो सियासी स्टैंड पॉइंट लिया गया है, जिन चीज़ों का एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है नज़ीर साहब, लोगों ने ये भी कहा था कि इस ट्रेन मार्च की सूरत में उनको कोई ख़ास फ़ायदा होने नहीं वाला, बल्कि उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि एक दफ़ा फिर सिंध कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि हामिद मीर साहब हमारे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी लाड़काना में तो नहीं है नैब का हेडक्वार्टर्स, तो कराची से लेकर लाड़काना तक मार्च का यानी क्या फ़ायदा है? स्ट्रीट पावर शो कर रही है, क्या वाकई इसका कोई फ़ायदा इन केसेस में या ओवरऑल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा? बिलावल का जो ट्रेन मार्च था, ये ट्रेन मार्च था, उन्होंने कहा भी नहीं। उनने भुट्टो साहब की जो है वो 40वीं बरसी के मौके पर, क्योंकि 40 बरस हो गए हैं भुट्टो साहब को। एक बात और भी है कि भुट्टो साहब आज भी रिलेवेंट हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग आकर इररिलेवेंट हो गए। सियासत के अंदर उनका मकाम नहीं रहा, सियासत के अंदर वो भुला दिए गए, उनको किसी ने याद नहीं रखा। ये जो भुट्टो साहब हैं वो पिछले 50 साल से बिल्कुल एक ताज़ा निसाब की तरह आज भी याद किए जाते हैं। लोग इसी तरह याद करते हैं, जिस तरह से लोग इस तरह मिस करते हैं, जिस तरह से अपने फैमिली मेम्बर को मिस करते हैं। अच्छा नज़ीर साहब, गुफ्तगू हम इस तरफ भी लेके जाते हैं कि रिवायती हरीफ तो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, लेकिन हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक अख्तार के लिए यानी जमहूरियत को बहाल करने के लिए अक्सर ये जमातें एक साथ मिलकर तहरीक चलाती हैं। आज मुल्क में जमहूरियत भी है और अगर देखा जाए तो इन दोनों को इस वक्त लग रहा है कि ये काफ़ी टफ टाइम दे रही है मौजूदा हुकूमत। क्या आप फिर देखते हैं कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ मिलकर बैठ जाएंगे, या एक दूसरा के फायदे को देखते हुए कि जी दूसरा ज़्यादा फायदा ना उठा ले, अभी भी अपनी दूरी बरकरार रखेंगे? आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? देखिए सिदरा, दो मुख्तलिफ माहौल थे उस वक्त। एक माहौल तो ये था कि जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने बाज़ ऐसे इक़दामात किए थे जिसमें उन्होंने ज़रदारी साहब को आइसोलेट करने की, तनहा करने की कोशिश की थी, और उस वक्त तो रिटिलिएट कर रहे थे। और उन्होंने जो कुछ कहा था अब तक, उन्होंने अपने बयानात से उन्होंने वापस नहीं लिए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जी मैंने उस वक्त जो कहा था ना, किसी ने उनसे ये सवाल किया है कि उस वक्त आप ठीक कह रहे थे या इस वक्त आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा उनकी रिहाई पर, या उनके बारे में खैर सगाली की बात की है, या उनके बारे में कोई अच्छी बात की है। तो ये पीपल्स पार्टी का भी कल्चर है, पाकिस्तान की सोसाइटी का भी कल्चर है। जब कोई दुख में होता है तो माजी के दुख को भुलाकर, माजी की रंजिशें भुलाकर लोगों के दुख में शरीक होते हैं। और इसी तरह हुआ है कि जिस तरह मोहतरमा कुलसूम नवाज़ का इंतकाल हुआ और ये लोग पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई ताज़ियत के लिए, तो वो माजी को भुला कर गई थी। और इसी तरह से जब वो आज बात कर रहे हैं मुश्किल हालात के लिए, मुश्किल हालात में जो मुस्लिम लीग नून के हैं या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हैं या मियां नवाज़ शरीफ के हैं, तो उनका ये जो तर्ज़ अमल है वो उनके दुख में शराकत का है। बाकी उनकी सियासत अलग है, उनकी सियासत अलग है, और दोनों अलग अलग सियासत करते हैं। और अब भी जो सूरत हाल है वो ये आपके सामने है कि मियां शहबाज शरीफ ज़मानत पर हैं, मियां नवाज़ शरीफ भी ज़मानत पर आए हैं। अब आगे देखिए उनका क्या बनता है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी जुज़वी तौर पर ज़मानत में, कभी फिर ज़मानत हो जाती है, फिर उसके बाद एक पूरा तूफ़ान उठता है, गिरफ़्तार 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 होने वाले हैं, तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि दोनों पार्टियाँ अपने अपने मिजाज में, अपने अपने तर्ज़ अमल में, अपने अपने मंशूर में, अपने अवामी रवैयों में, अवाम के साथ अपने डायलाग में दो मुख्तलिफ अलग अलग पार्टियां हैं, और मेरा ख्याल है कि अलग अलग रहेंगी। बाज़ नुकात पर इत्तफाक हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इत्तफाक इस बात पर भी हो सकता है कि जनाब चलें मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतकाम ले रही है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिदा माज बनाएं तो बना सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि दोनों पार्टियां एक मंशूर पर कभी एक साथ इलेक्शन लड़ें या एक साथ होकर चल रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल पाकिस्तान में एक उसकी अपनी एक पॉलिटिकल साख है। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये अपने इस कॉल को, व्हाट दे स्टैंड फॉर, दे मैनिफेस्टो, दे विजन, उसको पाकिस्तानी अवाम तक, खुसूसन यूथ तक कैसे पहुँचाएंगे। लेकिन अभी लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इट विल बी टाइम फॉर आवर बिग डिस्कशन। जिस तरह के हमने कहा था कि ज़रा फैमिली यूनिट में वापस आएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे और रिश्तों की बात हुई है। फादर इन लॉ का क्या किरदार होता है इस पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में, इस पर बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, टाइम फॉर द बिग डिस्कशन। कॉल कीजिए जी, नंबर्स आपके सामने हैं और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे कुछ लोगों ने मुझे ये भी फीडबैक दी कि सिद्रा आप अक्सर जब यहाँ पे कॉन्वर्जेशंस होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें जेंडर बैलेंस नहीं होता, मर्दों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, उनका पर्सपेक्टिव नहीं आता। आप वैसे नोटिस करें तो वॉक्स पॉप्स में हमारे यहाँ अमूमन चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मर्द हजरात ही उस पर कॉमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन आपके इस गिले और शिकवे को दूर करते हुए आज के टॉपिक पे हमने एक ऑल मेन पैनल बुलाया जी। इसमें खुसूसी तौर पे हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह आप खुद कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी ड्रामों को भी देखा जाए उसमें बहू का जिक्र होता है, शौहर का जिक्र होता है और सास का कैरेक्टर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट की लाइनें उसी के पास होती हैं। लेकिन जो एक खामोश कैरेक्टर है वो कितना खामोश है रियल लाइफ में, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जी फादर इन लॉ के ऊपर। लोग ये तो बात ज़रूर करते हैं कि मुझे अच्छी सी सास मिल जाए, क्योंकि बहू ने रहना ज़्यादा टाइम सास के साथ होता है। फादर इन लॉ पे इतनी ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। वो बेचारे सिर्फ उस वक्त मंजर आम पे आते हैं जब शादी का वेन्यू डिसाइड हो रहा होता है, या फिर गाड़ी कौन सी ख़रीदनी है, या अब हमने डिसाइड किया हम अपना मकान बनाएंगे, तब उनकी राय ली जाती है। बाकी मामलात में उनकी कोई राय होती भी है या नहीं। और ख़ास तौर पे जब ये किचन पॉलिटिक्स हो रही होती है और घर का माहौल अगर थोड़ा सा हाई वोल्टेज हो जाए तो उस वक्त वो क्या करते हैं, किस तरह संभालते हैं मामलात को। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमसे शेयर कीजिए। घर में जो फादर इन लॉ हजरात हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और तरगीब देते हैं अपने इर्द गिर्द ख़वातीन को कि ये देखा करो प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम होता है, वो भी हमें कॉल करके अपनी आप बीती हमसे शेयर कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले हमारा पैनल आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री की, तो इन्होंने हर तरह का कैरेक्टर किया है, चाहे वो कॉमिक टाइमिंग की हम बात करें, संजीदा किरदार बात करें, और ख़ुसूसन ये जो फादर इन लॉ वाला है ना, उसमें हम ये भी देखेंगे कि असलियत में और रियल लाइफ में कितना फ़र्क होता है, रियल और रियल लाइफ में कितना फ़र्क होता है इस कैरेक्टर का। एंड ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। हमारे साथ मौजूद है अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह रियल लाइफ में आप एक नहीं दो नहीं 4 लोगों के फादर इन लॉ हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं। तो हम जाहिर सी बात है वो जो कुनबे में आपका अपना रोल और उसकी इंसाइट है ना, वो भी आज हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे। और आपके साथ ऑफ कोर्स मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत, और हम इनको ये अच्छी दोस्ती है इनसे, और माशाल्लाह इनका तज्जिया हर चीज़ पे होता है। हम इनको दिफा के मौजू पे भी बुला लेते हैं, उसमें भी हम सोचने की कोशिश करते हैं जी माहौल क्या चल रहा है आजकल, लोगों से आपको क्या पता चल रहा है, या फिर इस तरह की जो घरेलू पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि कई लोगों को, एक डॉक्टर का काम होता है काउंसल करना, और आधी बीमारी अगर डॉक्टर आपकी बात सुन लेना तो वैसे ही चली जाती है। सो थैंक यू वजाहत फॉर बीइंग हियर। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्योंकि डॉक्टरी से मैंने ये सवाल ज़रा जोड़ा है, मैंने कहा दाद दीजिएगा मुझे इस बात की। जो सांस की बीमारी होती है ना वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। सांस बेचारी को होता है माइग्रेन, सर में दर्द हो रहा है और आज मेरा किचन में गिराने का मूड नहीं है। जो फादर इन लॉ होता है ना, उसकी ब्लड प्रेशर की दवाई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट पेशेंट होता है, या उसकी चीनी और थोड़ा सा परहेजी खाना बनाना होता है उसके लिए। इन दोनों को जब डील करते हैं आप, तो इनके जो जहनों में चल रहा है वो मुख्तलिफ बातें घर के हवाले से। आई थिंक जो ससुर का जो कैरेक्टर है वो अंदरूनी तौर पर बड़ा अपने आप को समझ रहा होता है, एक किंग जैसे। तो जब उसको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, तो बड़ा कूल हो जाता है। वो बड़ा ठंडा होकर आराम से बैठ जाता है, ईगल आई की तरह चीज़ों को देख रहा होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, और कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों का ख्याल कर रहा होता है। रिवायती भी होता है कि अगर आपस में नोकझोंक हो रही हो, यार मेरा बोलना तो अच्छा नहीं लगता, डिस्टेंस अपने आप को रखता है, इन्वॉल्व नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि उसको बड़ा अपने आप पे वो होता है कि मेरा जो काम है वो बड़ा संजीदा है, और मैं इन पैटी इशूज पे ना बोलूँ। और इसी तरह का उसका कैरेक्टर जो इत्मीनान है उसकी शक्ल पे आने लगता है, और वो बहुत कम बोलता है। सही। मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात देखते हैं। और वो जब बोलता है तो फिर वो बड़े अच्छे तरीके से और कूल तरीके से बोलता है। सासों का मसला ये है, क्योंकि एक औरत और आ जाती है, मर्द तो आता नहीं है, मर्द आए तो शायद ससुर भी देखे कभी कि ऐसी स्टोरी पे बात करेंगे, लेकिन जब औरत आती है तो औरत को देखिए इंस्टिंक्ट में है कि जेलसी फैक्टर्स आते हैं, खास तौर पे उस वक्त के लिए जब वो जो कैंडिडेट उन दोनों का एक जैसी पसंद का हो। एक ही शख्स है जिसकी अटेंशन मदर को भी चाहिए और वाइफ को भी चाहिए, तो हस्बैंड तो इसमें रह जाता है। अया साहब, आपका क्या तजुर्बा है? और जब पहली दफ़ा आप फादर इन लॉ बने, तो ये जो कह रहे हैं कि वो जी एकदम मुदब्बिराना सोच और अपने आप को एक सीरियसनेस अपने अंदर लाना, आपने फौरी तौर पर महसूस किया था? मेरा ख्याल है एक ऑब्जर्वेशन हर शख्स की, जब कोई शादी या किसी रिश्ते के मामले में हम सोच रहे होते हैं, तो पेरेंट्स ही सबसे पहले ये देख रहे होते हैं कि भाई जो बहू हमारे घर पे आ रही है, सही, वो जो है उसका किस इन्वायरमेंट से आ रही है,
उसी तरह से वो लोग भी ये देखते हैं, जब देखने के लिए किसी को आ रहे थे कि भाई सास ज़्यादा बोल रही थी या ससुर बोल रहे थे, या होल्ड के ससुर का ज़्यादा है, ससुर का होल्ड बेटे पे तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2-4 रिश्तों में हमने देखा नहीं आप बेफिक्र हो जाए, ये हमारा बेटा जो है वो जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। तो कुछ आपके कहने पे क्यों चल रहा है? अच्छा, कुछ चीज़ों में तो हमने ये देखा और कुछ में प्रैक्टिकली बाद में तो खुद चीज़ें होती है, लेकिन वो भी एक इश्तहार चल रहा होता है जब ऐड वो बैठे हुए होते हैं ना और कुछ डिसाइड हो रहा होता है, तो वो हमें उससे बड़ा मैंने ऑब्जर्व की चीज़ें। हमने 2-4 रिश्तों को जो मना किया तो हमने तो देखा ये तो यहाँ, और कहीं वो जो खातून है वो ऐसा बोल रही है कि वो बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं कि उनको पॉज करके बिठा दिया जिन्होंने ससुर होना है, और वो वहीं जाके खुलेगा और जब वो खुलेगा तो वो कहेंगे कि मुझे तो बिल्कुल नहीं बोलने दिया। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ड्रामों में भी कभी कभी, जो अभी आपने शुरू में अच्छा कहा, एक ड्रामा आ रहा है, मुझे वो नाम नहीं जहन में आ रहा, लेकिन उसमें देखा है वो बिल्कुल, या तो वो दोनों मियाँ बीवी चूंकि जॉब करते हैं तो वो जॉब में भी तो वो ससुर बाहर भी तो जाते हैं, वहाँ भी तो बोलते ही होंगे दबा के, लेकिन पता नहीं घर में आते ही वो बहुत कम बोलते हैं। लेकिन मैंने अक्सर एक ऑब्जर्वेशन मेरी जो है ज़ाती तौर पे अपने ससुर होने के लिहाज से ये देखा है कि मैंने अपने बहू जो है उनके साथ 2 बच्चे अभी बड़े की, तो उससे मैंने अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी, मेरी ऐसी दोस्ती कि पापा देखें ये यूं करते हैं, तो वो जब कंप्लेंट का पोर्शन भी जो है ना बेटे की तरफ से वो मेरे पास आ गया। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे अक्सर कहा जाता है कि जब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो कोई बड़ी बुजुर्ग खातून ज़रूर ये कहती है कि माँ को देखो, माँ एज के करने के बाद कैसी हुई है, बहुत मोटी हो गई, या जैसे खतो खाले बेटी भी वैसी ही जाएगी। लड़के को देखते हुए ये सोचते हैं कि जी फादर इन लॉ के तो देखो बाल नहीं है तो इसने भी गंजा हो जाना है, या कुछ इस तरह की बातें की जाती? नहीं होता है, बहुत सी चीजें देखते हैं जब वो बैठा है, ये बात तो फैक्ट है। हम लोग जो फैमिली एनवायरनमेंट में कितनी चीजों में आता है, वो मुझे याद है कि वहाँ इंडिया में बड़ा अखबार में कहीं आ गया था कि वो सब पसंद हो गया, लड़का वड़का सब हो गया, अचानक उनके ससुर ने कहा भाई हम शादी नहीं कर सकते। क्यों जी? कहना ये कैसा लड़का है, ये तो बिस्किट जो है वो चाय में भिगो के खाता है। अरे भाई जिस तरह मर्जी का है, तो होने को तो वो वाली मिसाल है सास के लिए, जैसे कहते हैं कि बहू को भी आटा गूंथती हो तो हिलती क्यों हो। जब किसी जगह पे ऑब्जेक्शन का मामला हो तो आपने अगर डील ब्रेक करनी हो ना तो कोई भी चीज डील ब्रेकर बन सकती है। लेकिन वजाहत ये बताइएगा कि अच्छा ड्रामों पे जरा आ जाते हैं ना, ड्रामों में जो कैरेक्टर होता है उसमें फादर इन लॉ को उसकी जो जमा पूंजी है या जो उसकी सोसाइटी में साख है उसको बड़ा स्टैब्लिश किया जाता है, यानी वो दिखाता है ना अमीर फादर इन लॉ, तो उसके साथ रवैया अलग होगा, और जो बेचारा दामाद है वो थोड़ा सा झिझकता है कि भाई मेरे तो फादर इन लॉ के 5-6 कारखाने हैं और बड़ा एक रोब रबाब है। तो ये असल लाइफ में भी ऐसा होता है? देखिए ड्रामा तो ड्रामा ही है ना, फिर नाम से पता चल जाता है ड्रामा है, विविड स्टोरीज होती हैं, सही। आप वो चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं जो आपको दिखानी है, बाकी चीज़ों को गायब। मेरा ख्याल से रियल लाइफ के अंदर पैसा दिखा के दामाद का ससुर की तरह मुतासर होना ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, सही ना कि उसके काम से या उसकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि वो जितना भी अमीर हो वो आपको इतना नहीं दे देगा। नहीं, लेकिन अगर मिजाज का सख्त हो, क्योंकि हमारे जो है ना DDLJ देख के बड़े हुए हैं, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, लेकिन हम ये बात जरूर करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में भी आपके फादर इन लॉ वो अमरीश पुरी थे जिनका दिल आपने जीतना था, और ये कितना मुश्किल होता है, इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और जरा पेस को पिकअप करते हैं। फादर इन लॉ की भी जी 2 किस्में होती हैं। जब आप फादर इन लॉ तब बन रहे हैं कि आपने अपनी बेटी देनी है तो आपका रवैया थोड़ा मुख्तलिफ होता है, और अगर किसी की बेटी लेके आनी, यानी अगर आप लड़के के वालिद हैं तो आपके रवैये में या आपके कैरेक्टर में, आपके फादर इन लॉ के रोल में क्या तब्दीली आती है। सबसे पहले जरा जी लड़कियों वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने सारे ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही कही थी, सबने DDLJ देखी है जिसमें शाहरुख खान को जी दिल जीतना होता है अमरीश पुरी का, तभी काजोल से शादी होगी वरना नहीं होगी। तो अयाज साहब, अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके, जब आप दामाद चुन रहे थे तो आपने अपने उनको क्या क्या करवाया? उनसे कोई पहाड़ा सुना, या वो भी आपके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, कबूतर को दाना डालते थे? किस तरह आपका दिल जीता उन्होंने और आपको ये रजामंद किया? भाई मेरी जो बेटी समरा जो आपके साथ भी रही है, आपके साथ पढ़ा,
समरा का तो ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया में थे उनके, सही। तो जब उनके सास ससुर आए तो हमारे यहाँ बैठे, वो इतने शरीफ आदमी, शिप में होते हैं वो, नज़ीर साहब, कैप्टन नज़ीर, वो आए, उन्होंने 2-4 सिर्फ बातें की हैं। उसके बाद उनकी शराफत का एक जो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, उन्होंने अपने बच्चे के सारे मैट्रिक से लेके पूरे तक डिग्री सारी चीजें रख दी। हाँ। मैं कहा देखिए आप बच्चे के लिए, रिश्ते के लिए आए, नौकरी के लिए आए। तो वो खैर वो एक माहौल बड़ा अच्छा बन गया। अरे मैं नहीं कुछ देख रहा, आपकी गुफ्तगू और ये सारी चीजें हमें लगी। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा भी रहा, और बाद में मैंने और वाइफ ने भी जब बात की, तो जब वो लोग चले गए तो हमने उसी वक्त डिसाइड कर लिया, उनकी फैमिली से, उनके रख रखाव से, उनकी गुफ्तगू से हमने ये आइडिया लगा। और उसके बाद आज तक जो है वो लोग बिल्कुल जैसा हमने ऑब्जर्व किया था बिल्कुल वैसे। अच्छा, एक सवाल मैं इसी हवाले से थोड़ा सीरियस भी करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ वही जो हम कहते हैं ना डिपिक्शन जैसे माहौल में होती है, लोग ये भी अक्सर बताते हैं, अक्सर जो लड़की के वालिद साहब होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछगछ करने से या बहुत ज़्यादा बोलने से कतराते भी हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक हमने रोल बना दिया है कि भाई लड़के के वालिद हैं तो थोड़ा सा ना झुक कर रहना है। ये इस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए। आप भी देखें, अपनी बेटी अगर किसी घराने में दे रहे हैं तो आपका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोग बात करने से, चीज़ें कहने से झिझकते हैं, और जैसे जैसे दिन करीब आता है शादी का तो आप एक प्रेशर फील कर रहा होता है वालिद, खास तौर पर लड़की का वालिद, कि जी शादी की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, खाना अच्छा हो, फलाना का मूड खराब ना हो जाए। ये जो प्रेशर है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अब ऐसी बात कहते हो ना, वो एक सांस मैंने बड़ी ली और छोड़ी है। सही। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ये बेटी के जो जब वालिदैन होती है ना, उस वक्त वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्योंकि अच्छा एक तो एक्सपीरियंस पहली दफ़ा होता है, लेकिन हर नए रिश्ते के लिए नया एक्सपीरियंस होता है। तो हमें ये पता कि हमारी बेटी जिस घर में जा रही है, बहुत सी चीज़ें हमें सही पता चलती हैं, बहुत सी का हम आइडिया नहीं लगा पाते, क्योंकि आजकल कभी हालात बदलते हैं। कभी हमें जो है घर के, एक घर में ना 4 बच्चे एक तरह के होते हैं, एक बच्चा अलग एक तरह का होता है, इस तरह की भी सिचुएशन होती है। कभी जो अच्छा, अब आप जो कह रही हैं कि ससुर से ससुर भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी जो हमारे समधी हैं उनसे मेरी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। अगर वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है, अगर हम उनसे मेरी बहुत अच्छी है, तो कभी कभी ये हुआ है कि उन्होंने कहा भाई ये अब हमारी बेटी है, कोई प्रॉब्लम कोई चीज भी होगी तो हम इसके जिम्मेदार। एक वो कॉन्वर्सेशन वैसे जरूर होती है, आप सही कह रहे हैं कि समधी टू समधी, जिसमें फादर इन लॉ टू फादर इन लॉ ये कहा जाता है, देखें जी हम आपको बेटी दे रहे हैं, आपकी साख पे दे रहे हैं, आपको देखकर दे रहे हैं। लेकिन ये जो अनड्यू प्रेशर हमारे यहाँ लड़की के वालिद पे डाला जाता है, उसका जहनी एक दबाव पे क्या असर पड़ता है? आपने देखा है लोगों को परेशान होते हैं बेटी की शादी से पहले, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्या कहेंगे आप? लोग जो है ना डराते भी बहुत हैं, प्री परसेप्शंस होते हैं वो बन जाते हैं इंसान के दिमाग में, और वाक़यात भी हो रहे हैं आजकल ऐसे कि बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह एक चीज़ होती जा रही है, यस और नो। लेकिन हमें चाहिए, लड़की का जो, मैं खुद एक लड़का हूँ और मेरा क्या कहते हैं ससुर, अभी मेरा निकाह हो गया है, शादी करीब है, तो मेरी उनके साथ बड़े गप्पे लगते हैं। वो जद्दा में होते हैं तो मेरे उनके फ़ोन पर बात होती रहती है। उनका मुझसे बात करना बड़ा वैल्यूएबल लगता है, उनको भी और मुझे भी, क्योंकि वो सारी बातें इजीली हम दोनों में हो जाती हैं जो आगे जाके मसाइल पैदा कर सकती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, इसको मैं ज़रूर बिल्डअप करना चाहूँगी। देखिए, जो वालिद होता है ना, उसको अपने बेटे के तो सारे लूप होल्स पता होते हैं, तो बेटे को वो इंट्रोड्यूस करता है तो एक ठीक है जी फखरिया पेशकश, दामाद को और ज्यादा फखर के साथ प्रेजेंट करता है। वो ब्रांड होता है उनका भाई, वो जो है ना, वो चॉइस होती है कि यार इतने सारों में से मैंने ये चूज किया है। अपने बेटे की जरा अच्छाई वालिद जरा कम भी करते हैं, लेकिन दामाद की अगर कोई अचीवमेंट होती है तो आप देखें किस तरह बताई जाती है, सारों को बताई जाती है, फॉरवर्ड की जाती है, उस पर फेसबुक स्टेटस बना लिया जाता है, ये मेरे बेटे ने ये किया, मेरे दामाद ने ये किया। लेकिन जी एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आमिर महमूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। क्या कहेंगे आमिर? देखिए, बात यह है कि ससुर का किरदार घर में निहायत अहम होता है। एक तो ये कि वो सरबराह होता है घर का, और बेटे पे भी वो खासा इन्फ्लुएंसिव होता है। हाँ जी। और जब लड़ाई झगड़े तो मामूल की बात है कि हर घर में हुआ करते हैं, सही। लेकिन इसमें इनका न्यूट्रल रोल बड़ा किरदार अदा करता है, बेटे को समझाने में भी,
और बहू के साथ भी। अच्छा मुझे बताया, अभी हम बात कर रहे थे लड़की के वालिद के हवाले से, जो लड़का होता है, दूल्हा होता है, हस्बैंड होता है, उनके जो वालिद साहब होते हैं वो शादी के दिनों में आपको लगता है कि उनकी जरा तौर ही अलग होती है, उनको जरा ज्यादा रोब लोग दे रहे होते हैं, जरा उनकी आवभगत ज्यादा हो रही होती है? ये हमारे माशरे का अलमिया है दरअसल। हम हाँ यानी कि लड़के के वालिद को ज्यादा आवभगत दे रहे होते हैं। ये इसको मैं अलमिया ही कहूंगा कि हमने इतना डिफरेंस रख लिया है लड़की और लड़के में कि लड़के के वालिद को ज्यादा आवभगत देना। लेकिन मेरे ख्याल से अब चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो रही हैं, लोगों को बहुत ज्यादा रिश्तों की। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये वजह आप क्या कहेंगे जो, लेकिन कुछ ना वैसे सख्त मिजाज के फादर इन लॉज भी होते हैं, खासतौर पर जो लड़के के वालिद होते हैं, उस बात पे नाराज हो जाते हैं, जी मुझे हेड टेबल पे नहीं बिठाया, मेरी बहन को स्टेज पे नहीं बुलाया। ये इस किस्म की जो लड़ाइयाँ होती हैं उसको आप क्या कहेंगे? ये तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं भाई, मैं आपको बताऊँ, ये तो वो बातें हैं जो उन्होंने आज शादी पे की है, कल किसी की सालगिरह पे भी कर सकते हैं। सही। और छोटी छोटी दावतों भी इन्होंने रोला डाल देना होता है। उनको पता होता है कि मेरा कैरेक्टर है ससुर का, मैं बड़ा ताकतवर आदमी हूँ। अगर वो नेगेटिव आदमी है तो वो कहीं पे भी नहीं बख्शते। सही। लेकिन अगर वो अच्छे हैं तो हर चीज़ें वो लेट गो कर देते हैं। माशरा चेंज तो हो रहा है, आजकल लड़की के वालिद भी बड़े असर्टिव हो गए, अच्छी तरह बात करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपस के अंदर इन लोगों का कम्युनिकेशन कैसा है। सही। खुल के बात करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जहाँ अभी आप बात करी थी ना कि ख़वातीन में एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है रिश्तों में, दो बहुएं होंगी तो आपस में कंपेयर करेंगी, सास टू सास कंपेयर किया जाता है कि जी मैं ऐसे दाल बनाती हूँ, मैं ऐसे लौकी बनाती हूँ। ज़रा फादर इन लॉज की कंपैरिजन की भी बात कर लेते हैं कि दोनों ने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया होगा, लेकिन जब उम्र के उस हिस्से में पहुँचते हैं कि अब बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, तब आपस में फादर इन लॉज का कंपटीशन होता है। अगर सोचें दो फादर इन लॉ हैं, एक लड़की के वालिद हैं, एक लड़के के वालिद हैं, दोनों रिटायर्ड हैं, ये आपस में इनकी गुफ्तगू सिर्फ हालात हाजरा पे होती है या और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं? नहीं, हालात हाजरा देखें, दौर तो सबने गुजारे हुए होते हैं, अपना फेज ऑफ लाइफ तो जितने भी हैं, तो अब उसमें नॉर्मल गुफ्तगू सियासत से अगर शुरू हो रही है, उसी में कोई कमेंट्स अगर थोड़ा सा स्विच किया किसी पे, अरे वो फलां को देखें आप, यार भाई मैं तो फला, अब वो अपनी कोई भी बात ऐसी शुरू करेंगे, वो सियासी से हट के आ जाती है घरेलू पे, घरेलू से फिर किसी का रेफरेंस आ जाता है। सही। लेकिन मैंने ये देखा है कि अलग अलग जो एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, कहीं पर कुछ लोग बिजनेस अगर गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरा शख्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे है, या तीसरा शख्स जो है उसका कोई और काम है, तो अगर आपकी मतलब है आपके, अगर आप जिस चीज को आप करते हो उस पर टॉपिक पे तो अगर बात कर लें तो अच्छा लगता है। लेकिन मर्दों के मुंह से मेरे ख्याल से ये जो फैमिली की जो सियासत या उस तरह की गुफ्तगू है, मैं तो उससे बहुत भागता हूँ, मुझसे नहीं हो पाता। रिटायर्ड जब लोग हो जाते हैं हमारे माशरे में अक्सर देखा जाता है, उसके बाद थोड़ा अल्लाह मियाँ को मस्का लगाने का टाइम आ जाता है कि जी थोड़ा सा अल्लाह मियाँ के साथ भी गुफ्तगू शनीद की जाए। तो कुछ हमने देखा है कि लोगों ने जब शादी की होती है उस वक्त तो ससुर जो फादर इन लॉ होते हैं बड़े हीरो टाइप होते हैं, जैसे ही वो नाना दादा बनते हैं तो उसके बाद वो फौरन उनकी दाढ़ी आ जाती है और वो नमाजें भी नमाजें भी बहुत ज़्यादा रेगुलरली पढ़ते हैं, वो खुद ही अपने बारिशें तपती उनके ऊपर आ जाती है। ये इस तब्दीली के बाद आप मिजाज में और पर्सनालिटीज में कुछ शिफ्ट देखते हैं? आई थिंक एज के साथ भी चेंजेस बड़े ज़रूरी हैं। जिस तरह 22 साल का लड़का और 32 और फिर 42 में चेंजेस आते हैं, इसी तरह सडन चेंज आता है 42 से 62 में। अच्छा। जिसमें स्पिरिचुअलिटी लेवल आपका बढ़ जाता है, आपको बड़ा एतमाद होता है चीज़ों के ऊपर, तो फिर आप चीज़ों से दूर होने लगते हैं। सही। एक और भी चीज़ है, इंसान को बीमारियों का भी डर लगने लगता है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर की हैसियत से अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है या किसी को कोई और बीमारी डायग्नोज होती है तो वो बहुत जल्दी मुसलमानों की तरफ या इस्लाम की तरफ, नमाजों की तरफ चला जाता है, जो कि अच्छी भी बात है, अच्छी भी बात है। तो और आपको पता है कि 70% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बात सही है कि बीमारी का शिकार भी। सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ इंसान विद एज जाता है कि जी आपने जिंदगी के सारे अदवार देख लेना, आपने अपना लड़कपन भी देख लिया, अपने आपने फैमिली को ग्रो किया, बच्चे आपके छोटे से जवान हो गए, अब बच्चों के बच्चे होने लगे हैं, तो ऑब्वियसली आप में एक रिफ्लेक्टिव पॉइंट आता है। लेकिन भाई देखें, इंसान अंदर से तो शरीर भी है ना, नॉटीनेस भी उसमें रहती है, और
पर्सनैलिटी लाइवली है तो आप हर एज में सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे। यार सब सच सच बताएं, जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उसमें हमने अक्सर देखा है जो समधियों की आपस में जो एक अलग से केमिस्ट्री चल रही होती है, भाई आप प्लीज कबाब ट्राई करें ना तो वो उस पे घर जाके भी लड़ाई होती है। मैं कहता हूँ मेरे साथ बड़ा ये मसला है इस मामले में। मेरी वाइफ तो खैर बहुत ही ज्यादा कर रही होती है जी। ये ले मैंने कहा हमको भी आप जेलस हो जाते कुछ ऐसा जुमला कह देता हूँ हमको भी पूछ लो यार। सारी खिदमत समधियों की हो रही है। मगर ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी कुछ लोगों की नेचर होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अगर हम जो नॉर्मल कर रहे हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल कर रहे हैं। सही। लेकिन अरे आपको नहीं पता, वो यूं बोल रहे थे, आप थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। अच्छा बच्चे हमारे हमें कभी कभी कह रहे हैं पापा देखें आप की तो थोड़ी सी मजाक की आदत है, लेकिन थोड़ा आप ये चीज जरा देख लीजिएगा। वो माइंड करते हैं, वो खाम-खाम में उनको बुरा लगे। तो मैंने कहा मुझे क्यों ले जा रहे हो फिर तुम लोग वहाँ दावत में। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वजाद के पास आने। वजाद ये जो हम अक्सर समझते हैं फादर इन लॉ बड़ा वाइज कैरेक्टर होता है, लेकिन हर घर में मैंने देखा है जो मदर इन लॉ होती है ना, वो पहले किसी भी फैमिली गैदरिंग से पहले फादर इन लॉ की एक ब्रीफिंग होती है उसको बकायदा ब्रीफ किया जाता है, ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है और ये बात तो हरगिज नहीं करनी है। इसमें बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट आया था, कह रहे थे आपने मुहावरा सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए। वो जो भेदी होता है ना वो असल में फादर इन लॉ होता है। और वजाहत क्या कहेंगे, यानी 2-3 बातें जो हमने शायद छुपाई भी होती हैं, बताई नहीं, तो वाइट लाइज, कोई मेजर बात नहीं, लेकिन वो निकलती है ना बात, तो वो फादर इन लॉ की वजह से निकलती है। मैंने जो बात देखी है ना, अमूमन ससुरों के अंदर ये किसी महफिल में बैठते हैं ना, इस सच की गोलियां खा के बैठते हैं और वो बात कर जाते हैं जो छुपानी होती है। हाँ। ये बात नहीं कि कोई झूठ पे बात मबनी है या बात औकात इंसान नहीं बताना चाहता। मुझे ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली उनको कहते नहीं ये बात मत बताना चाहिए, वो वाली बात थी ना जो नहीं बतानी थी, सबसे आगे वही चल रही होती है। हाँ जी। कभी कहीं तो ये हुआ है कि 1-2 दफा कोई बात मैं कर रहा हूँ, वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि सामने से आ रहे हैं सवाल। हाँ। कोई बात अगर मैं वो कर भी रहा हूँ तो उधर से आवाज आएगी हल्की से जो बल्कि तय किया हुआ होता घर से कि कोडवर्ड क्या है, कोडवर्ड के अलावा। और अगर आपके घर में दावत है तो कोई छोटा अब्बू वो बाहर आपको कोई बुला रहा है, प्लीज आप तो बाहर आ जाए, अब्बू आपकी दवाई के टाइम हो गए। बहुत देखा गया है बाज़। अच्छा बाज़ औक़ात लोग कह भी जाते हैं ना, ससुरों का भी एक बाज़ औक़ात हो सकता है आपको एक बात ना बतानी है, छोटी सी बात है, भाई खाना बाहर से मंगवा लिया और घर वाले खाने के साथ मिक्स करके दे दिया तो दे दिया। या अगर आप कोई समझाने में आपके कोई इवेंट था, आपने उसको मिस किया और कोई बहाना मारा, हाँ जी, तो वो बहाना था ये बताने वाला फादर है। और वो बताते, मैंने तो खुद देखा है, अपने पापा को देखा है, मेरी बहन कहती थी पापा प्लीज। अच्छा हमेशा किचन में एक सूरत हाल होती है, जिस अगर समधी घर पे आए हुए हैं तो अम्मी बेचारी उस वक्त खाने निकाल रही होंगी, तो कोई ना कोई बच्चा अम्मी यार अब्बू को तो वहां से उठाए, अब्बू को अजीब सी बात कर रहे हैं, वो कुछ अजीब सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ले आए। लेकिन जी एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुनैद, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहेंगे जी? बस मैं अभी आपका टॉपिक ही देख रहा था और मेरे दिमाग में आया कि क्या नाम है, मैं अपना पर्सनल बताऊंगा, वैसे बाहर में लोगों के बारे में क्या बोलूं, मैं अपने घर का बताऊंगा कि मेरे जो अब्बू हैं वो भी याद रखेंगे घर के मसले में ना बोलते नहीं है। सही। मतलब मैं ये चाहूंगा कि बोलना चाहिए, तो फिर को भी ना सपोर्ट हो, आपको जो भी मसला हुआ, अगर कोई लड़ाई हुई की बहस हुई, बस ठंड में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है और चिल बैठे हुए हैं, तो खामोश ऑडियंस जो होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद ये इशू उठाने के लिए। अच्छा अभी तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं और अल्लाह मियां हर घर में खुशियां रखे, लेकिन अगर मामलात बिगड़ते हैं, ख़ास तौर पे अगर जो नई नई मैरिज में हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में अगर कोई मसला है, तो लोग कोशिश ये करते हैं कि घर की ख़वातीन मसले को समझा लें, यानी लड़की की वालदा उसको समझा दे, लड़की की वालदा उनको आपस में बीच बचाव करा दें, उनकी काउंसलिंग हो जाए। मामला जब फादर इन लॉ तक पहुँच जाता है तो लोग कहते हैं वो अक्सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी होता है। या साहब आप क्या कहेंगे? नहीं आप सही कह रही हैं, खवातीन या इनके दरमियान अगर कोई इशू होता भी है, अगर बहू और उनके दरमियान, तो कहीं तो बहुत समझदार अगर सास हैं तब तो वो उस चीज़ को कर लेती हैं। अच्छा अब होता ही है कि मर्दों को बहुत से ससुर हैं वो साइलेंट मोड जरूर होते हैं, लेकिन कान उनका एक लगा होता है, वो सारी चीज़ उनको पता होती है
और उसमें फिर वो कहते हैं भाई मेरा ख्याल है कि इसको हम यहीं हल कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि क्योंकि इन्होंने कहा है तो उधर से जवाब फायर आया फिर इधर से आया, वो बनते बनते आपस की बात से लेके वो पेरेंट्स पे आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूँ, अगर खुदा न खासा कभी ऐसी बात हो कि कोई आपसे आके कहे कि जी मुझे अपने दामाद के बारे में ये बात पता चली है, दामाद गुस्से का तेज़ है, उसकी और मेरी बेटी की अनबन हो रही है, आप ऐसी फैमिली को, ऐसे शख्स को, फादर इन लॉ को क्या मशवरा देंगे? क्योंकि अक्सर वही मेल ईगो वाली बात भी है ना, अगर फादर इन लॉ डायरेक्टली अपने दामाद से कुछ कहता है तो वो बड़ी सुक्की महसूस करता है, उसकी अना पे अक्सर बात आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को संभाला कैसे जाए? वो समटाइम कहते नहीं है कि अगर उसको बहू को कुछ सुनाना हो तो नंद पे रखे, बहन पे रखे, हाँ। कहते हैं ना बेटी पे, तो समटाइम ऐसा होता है कि उसका बड़ा खूबसूरत तरीका है कि आपकी भी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दामाद के साथ। सही। तो दामाद के साथ अगर ससुर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो वो कुछ चीज़ों को इतने खूबसूरत अंदाज में मैसेज दे सकता है कि वो मैसेज अगर आप कन्वे कर दिया, जैसे कि हम कहते हैं रवैयों की बात है, रवैयों का इतना फर्क पड़ता है कि अगर दामाद ये महसूस करे कि मेरे वालिद से ज़्यादा ये मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे बाकायदा पूछते हैं, कॉल कर ली, एक मैसेज कर दिया या पूछ लिया हाँ भाई सब ठीक ठाक है, असल में होते क्या ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। ये अगर हमारे बेटी या हमारी, क्योंकि हमारी औलाद है, उनको हम अच्छा कहें बुरा कहें वो सो हमारी है ही, लेकिन दामाद जो है ना उसके पास कलेक्शन अगर इन चीज़ों की हो जाए, भले वो साइलेंट मोड हो दामाद जो अक्सर होते हैं कि, लेकिन जो अभी आप हमारा चूँकि जो आज का टॉपिक है कि अगर ससुर खामोश है, लेकिन उनकी अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, मेरे दामाद के साथ, मेरी सारे दामाद के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, कभी आपके साथ ये हुआ, ये सवाल बल्कि वजाहत आपसे करूं कि अगर किसी के मल्टीपल दामाद हैं माशाल्लाह, जैसे आपके केस में है, तो दामादों की आपस में कंपटीशन हो जाएगी, भाई फादर इन लॉ तुम्हें ज्यादा पसंद करते, तुम पसंद के हो, तुम फैमिली के हो, तो वहां पे भी थोड़ी सी इक्वेशन आउट हो जाती है, क्या कहेंगे? ज़्यादातर लड़कों में ये चीज़ जो है वो फ्रेंडली एटीट्यूड बन जाता है लोगों का, सारे दामाद दोस्त बन जाते हैं, चलो स्नूकर खेल के आते हैं, दुश्मन एक होता है ना, रिश्तेदारी रह जाती है पीछे, कॉमन दुश्मन होता है ना, एक ही खानदान में सबको बेचारों को परेशान किया होता है। कहीं कंपटीशन भी होता है, मैंने ये देखा है कहीं ये कंपटीशन, सॉरी एक कंपटीशन मैंने देखा है कि 3 दामाद हैं, अब तीनों जो है इस कोशिश में, वो जो आपने कहा कि टारगेट एक है कि सबसे ज्यादा मेरी तारीफ, वो मैं इनकी जो फला की एक बच्ची रह गई उसकी शादी में मैं ज्यादा करूं, वो कह रहे मैं ज्यादा करूं, वो कह रहे मैं ज्यादा करूं, और मैं वकील होऊंगा निकाहनामे पे, मैं गवाह होऊंगा, मुझे नहीं पूछा किसी और को कैसे बना दिया। वो जो आपने स्टार्ट लिया था ना ग्रुप फोटो वाला, और कि ससुर को नहीं पूछा या फला, अच्छा मैंने वो ग्रुप फोटो में एक और मजे की चीज देखी है, जब वो शादी का ग्रुप फोटो बनता है तो उसमें जो 4-5 जो हमेशा कोई ना कोई ट्रबल वो खास तौर पर पोपो टाइप की ना, वो उनका पता है कि पप्पो को बुलाया, पप्पो बिल्कुल ना, अच्छा तुम जो है ना वो यूं है कि वो पप्पो का कान वही लगा हुआ, फिर जाके वो कह रहे हैं भाई आपको बुला रहे वहां जाए, और वहां पे बैठ के सबसे संजीदा एक्सप्रेशन उसी फुप्पो ने बनाया होता है, जैसे कोई खुशी नहीं है यहाँ पे मौजूद होने की। अगर इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करें ना, तो मैं ये नोट करता हूँ कि ये जो बेटियां होती हैं 3-4 जिनके हस्बैंड्स होते हैं, वो बेटियां कंपटीशन डाल देती हैं सही ऑटोमेटिकली कि मेरे वाले को पूछो, वो कहते हैं मेरे वाले को पूछो, और वो अल्टीमेटली दामाद तक बात पहुंचने लगती है। आपने उसके लिए तो चाय के साथ समोसे भी मंगवाए, हमने सिर्फ चाय पीकर खा दिया। एग्जैक्टली, ये मैंने नोट किया है, कहीं से मुझे बड़ी आमद हुई अभी मुझे कोई खाला याद आई, ओह मेरा तो पॉइंट मिस हो गया। तो लड़कियां या बहनें जो हैं तो खुद ये प्रॉब्लम डालती हैं कि हमारे वाले को नहीं पूछा, ये नहीं किया, लड़के जो है ना फिर वो उस चीज को नजर आने लगता है उनको, फिर इस चीज को बकायदा परसीव करने लगते हैं। अमूमन अगर लड़कियां इस मामले में ज़रा चिल हों और ज़रा समझदार हों तो लड़कों में कंपटीशन रिलेशनशिप में इतना नहीं होता। हाँ ये हो सकता है, लेकिन आपकी बात गाड़ी नहीं है, जिसने ज्यादा वक्त गुजारा होता है ना वो सीनियरिटी में भी आ जाता है, बिल्कुल एक इदारे की तरह है कि मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मैं पिछले 15 साल से मेरा क्या मुकाबला। एक चीज हो सकती है, हाँ कपड़ों में मुकाबला हो सकता है, हाँ। गाड़ी में मुकाबला हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, वेकेशन में हो सकता है, वेकेशन में हो सकता है, साइलेंट वॉर्स तो हो सकती है कि यार देखो वो टर्की गए थे, हम हाँ। कहीं नहीं गए, हम सब सवाद भी नहीं होके आए हैं तो हमें अब चले जाना चाहिए। हाँ लेकिन थैंक यू सो मच अयाज साहब एंड वजाहत फॉर बीइंग हियर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था एंड आई एम श्योर कि आप इस पर जरूर अपनी फीडबैक और कॉमेंट्स मुझे भेजेंगे। हर दफा हम कोई ना कोई रिश्ता उठाते हैं और आज बड़ी एक और मुझे इंटरेस्टिंग चीज मिल गई, दामाद टू दामाद। ये भी हम आने वाले किसी प्रोग्राम में जरूर इसको उठाएंगे, जहाँ जिस खानदान के पास मल्टीपल दामाद होते हैं, 2-3 इस तरह के रिश्ते होते हैं, उनको बैलेंस करना कितना मुश्किल है या नहीं, इस पर बात करेंगे जी किसी अगले प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।